सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 सेशन 21-22 कंप्यूटर साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि CBSE एकेडमी की वेबसाइट पे है उसको एक्सप्लेन करूँगा। और ये पेपर मेनली टर्म 1 के लिए है जिसमें पाइथन आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा आइडेंटिफायर इनवैलिड है? मतलब आइडेंटिफायर होते हैं वेरिएबल्स जहाँ को नाम जो हम देते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम को, वो वेरिएबल हो सकता है, लिस्ट का नाम हो सकता है, टपल का नाम हो सकता है, डिक्शनरी का हो सकता है। एंड इस तरह से जो भी नाम हम खुद देते हैं प्रोग्राम्स के डिफरेंट पार्ट्स को, उन्हें हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो नन है, नन वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इसमें n स्मॉल है। अगर n कैपिटल होता तो ये कीवर्ड बन जाता, तो नहीं होता। एड्रेस भी वैलिड है बिकॉज ओनली अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर आइडेंटिफायर में आ सकते हैं। नेम भी वैलिड है, अगेन स्ट्रिंग है, नॉर्मल है। पास, अब पास एक कीवर्ड है तो ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर पास आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद ये देखिए हमारे पास एक टप्पल दे रखा है। ये जो पैरेंथेसिस हैं ये टप्पल को प्रेजेंट करते हैं। तो नाम टप्पल का L है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डाटा टाइप ऑफ L। इनमें से क्या है जो L का डाटा टाइप है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये टप्पल है, तो टप्पल इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे अगेन एक टप्पल है बिकॉज यहाँ पैरेंथेसिस लगे हैं तो ये टप्पल होना चाहिए। अब इसमें आउटपुट निकालना है। टप्पल का नाम TUP1 है, 3:7:2। अब इसके लिए आपको इंडेक्सेस का पता होना चाहिए। 10 इंडेक्स 0 पे है, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। तो हमने स्टार्ट करना है 3 से, तो 40 जो होगा वो फर्स्ट वैल्यू होगा इसका। अब गैप है 2 का, मतलब हमें जो वैल्यू शो करनी है वो शो करनी है इंडेक्स 3 पे, 3+2, देन इंडेक्स 5 पे, 7 नहीं आ सकता, तो 2 वैल्यू आएंगी, इंडेक्स 3 वैल्यू और 5 वैल्यू। सो 3 पे 40 है और 5 पे 60 है, तो 40-60 इसका आंसर होना चाहिए। है टप्पल इसलिए ब्रैकेट्स ये वाली चलेंगी। सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इफ यू ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स। अगर हम किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम के अंदर जो नहीं एग्जिस्ट करती है तो एरर आएगा, ये सही है। इफ़ यू ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट्स क्रिएटेड, ये भी गलत है बिकॉज देखिए अब जब हम किसी फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट नहीं होती है। इफ़ यू ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट नो एरर अकर्स। हम किसी टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं जो फाइल नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एरर नहीं आता, ये सही है। एंड इफ यू ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट द फाइल गेट्स क्रिएटेड। हम किसी टेक्स्ट फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये भी सही है। तो इन चारों में से जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर ये है, सेकेंड वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज टू रीड फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल myfile.txt। myfile.txt फाइल का नेम है, हमें फर्स्ट लाइन रीड करना है। तो रीड लाइन रीड करने के लिए फंक्शन होता है रीड लाइन। तो ये तो सिंपल है। आप यहाँ पे डॉट रीड था, डॉट रीड का काम होता है एंटायर कंप्लीट कंटेंट्स को रीड करना। रीड एन का काम होता है फाइल में से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को रीड करना जो भी नंबर दिया हो। और रीड लाइन जो है वो सिर्फ फर्स्ट लाइन उठाएगा एक टाइम पे। तो माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, ये फाइल का नेम है। अगर हम कोई मोड नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक उसको रीड मोड ही मान के चलता है। तो दिस इज द राइट आंसर। और रीड लाइंस जो है वो बेसिकली फाइल के कंटेंट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। तो रीड लाइन जो है राइट आंसर है। Assume that the position of file pointer is at the beginning of third line in a text file. Which of the following can be used to read all the remaining lines? मेरा जो फाइल पॉइंटर है वो थर्ड लाइन पे ऑलरेडी है,
तो मुझे बाकी की सारी लाइंस को रीड करना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए वैसे तो यहाँ पे उसने रिमेनिंग लाइंस वर्ड यूज़ करा है, तो लाइंस के लिए तो रीड लाइंस बनना चाहिए। तो लेकिन रिमेनिंग अब थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है, तो मेरे ख्याल से तो इसका वैसे राइट आंसर तो यही है, क्योंकि वो सारी लाइंस को रीड करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा एक लिस्ट के अंदर लाइन वाइज, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और रीड भी जो है वो भी राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट उठाना है, तो अब लाइंस में कंटेंट तो आ ही जाएगा, तो ये भी ऑप्शन वैलिड है मेरे अकॉर्डिंगली। A text file student or txt stored in the storage device. Identify the correct option out of the following options to open the file in read mode. ये एक फाइल है student और txt जो कहीं सेव है, इनमें से किस ऑप्शन को यूज़ करके हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कट वर्ड यूज़ करा है टेक्स्ट फाइल, तो बी तो आएगा नहीं, बी होता है बाइनरी मोड के लिए, तो मतलब ये गलत है। एंड उसके अलावा रीड मोड में ओपन करना है तो डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू राइट मोड के लिए होता है। सो बेसिकली हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो वैलिड है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम कोई मोड नहीं लिखते हैं तो उसको रीड मोड ही मान के चलता है, तो 3 और 4 ये दोनों वैलिड होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ये थर्ड वाला है। रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन को जब हम यूज़ करते हैं वैल्यू रीड करने के लिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू को ही रीड करता है, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज विद स्ट्रिंग डाटा टाइप। इनमें से कौन सा ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता? देखिए प्लस का यूज़ तो हो सकता है स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए, इन होता है किसी कैरेक्टर को चेक करना है कि स्ट्रिंग में है या नहीं है, ये भी वैलिड है। एस्ट्रिक जो होता है वो स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करता है। स्लैश का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। कंसीडर टपल TP1, ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं टपल में। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। प्रिंट TUP1 2 25 को शो कर देगा, ठीक है। TUP1 2 = 20। अब टप्पल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये लाइन जो है वो एरर देने वाली है, बिकॉज हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिमम टप्पल 1 सही है, लेंथ टप्पल ठीक है, ये ठीक है, सिर्फ ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल्स। इसमें से क्या है जो बाइनरी फाइल्स के बारे में गलत है? तो पहला है इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेम फॉर्मेट इन विच इंस्टॉल्ड इन मेमोरी। अब बाइनरी फॉर्मेट है, बाइनरी फाइल है, तो ऑब्वियस है जिस तरह से डाटा मेमोरी में सेव होता है वैसा ही बाइनरी फाइल में सेव होता है, तो पहली वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है। देन सेकंड स्टेटमेंट है नो करैक्टर ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। अब ऑफ कोर्स इसमें कोई भी करैक्टर ट्रांसलेशन नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एवरी लाइन एंड्स विद अ न्यू लाइन करैक्टर। अब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि बोला पूछा गया है कि आपको वो बताना है जो इनकरेक्ट है, तो सी इज़ द आंसर। और पिकल मॉड्यूल यूज़ होता है रीडिंग राइटिंग के लिए, तो वो तो पता है हमें कि जब भी बाइनरी फाइल्स का यूज़ हम करेंगे तो हमें पिकल मॉड्यूल का यूज़ करना ही पड़ेगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टेल मेथड। अब फाइल हैंडलिंग के अंदर 2 मेथड होते हैं, सीक एंड टेल। सीक का काम होता है पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाना फाइल के अंदर, और टेल का काम होता है बताना कि फाइल के अंदर पॉइंटर कहाँ पे है। सो बेसिकली इसका बी राइट आंसर है। टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल। फाइल के अंदर पॉइंटर कहाँ पे है ये उसका पोजीशन बताएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। बाकी पाथ नहीं बताता है, एंड पोजीशन भी नहीं बताता है, और एग्जिस्टेंस भी फाइल का नहीं बताता किसी लोकेशन पे, तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? पिकल क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। पिकलिंग जो है वो बाइट्स के सीक्वेंस से ऑब्जेक्ट बनाता है, ये फॉल्स है। पिकलिंग इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। हाँ, ये इसका सही आंसर है। पिकलिंग जो है वो ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करता है, सो दिस इज द राइट आंसर। Syntax of seek function in Python is myfile.seek offset, reference point। अब offset होता है कि कितना offset है, कितना गैप है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ से? जैसे इसकी 3 वैल्यू होती हैं 0, 1 एंड 2। 0 होता है बिगनिंग के लिए, 1 होता है करंट के लिए, 2 होता है एंड के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट। डिफ़ॉल्ट ऑफ कोर्स जब भी फाइल ओपन होती है तो सीक जो होता है वो बिगनिंग से ही होता है, तो 0 इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इसका आंसर जो है वो पहले वाला है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर होता है जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो कुछ भी डिफाइन होता है, जैसे उसको पता होना, उसमें पहले डेफ होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है, फिर ब्रैकेट्स होती हैं और फिर उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स फंक्शन नेम तो जो है वो हेडर का पार्ट तो होने वाला है। अब रिटर्न स्टेटमेंट हेडर का पार्ट नहीं होती, वो पार्ट होती है फंक्शन की बॉडी का, तो ये तो सेकंड वाला तो गलत है। एंड पैरामीटर लिस्ट, ऑफ कोर्स पैरामीटर लिस्ट आर्गुमेंट्स फंक्शन की ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये भी फंक्शन हेडर का पार्ट होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इसमें बी और जो डी है ए एंड सी वाला जिसके अंदर आंसर दे रखा है वो सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट। वैसे देखिए इसमें बेसिकली डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज़ करा गया है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम आर्गुमेंट्स में या पैरामीटर में वैल्यूज असाइन करते हैं तो वो राइट वर्ड्स लेफ्ट चलती है, मतलब कि इसमें वैल्यू जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी। अब इसने राइट मोस्ट आर्गुमेंट में वैल्यू डाल दी लेकिन मिडिल वाले में नहीं डाली, तो ये तो गलत हो गया जी। देन नेक्स्ट वाला देखिए, अब लास्ट पैरामीटर में वैल्यू नहीं है, देन लेफ्ट पी आर में है तो गलत है ये भी। देन टी में वैल्यू नहीं है, आर में है, गलत है। टी में वैल्यू है, आर में है, पी में नहीं है, ये वैलिड है। मतलब राइट वर्ड्स लेफ्ट का वैल्यू डाल दो सही है, लेकिन इन बिटवीन अगर कुछ खाली छोड़ रहे हैं तो उसको गलत माना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन। जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम उसके साथ डेफ नहीं लगाते, रिटर्न नहीं लगाते, कॉल नहीं लगाते। सिंपली फंक्शन का नाम लिखने से फंक्शन को कॉल करा जा सकता है, तो इसका ए सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्ट्स एज ए डिफॉल्ट डीलिमिटर इन अ CSV फाइल। अब CSV फाइल में कौन सा कैरेक्टर जो है वो डीलिमिटर की तरह काम करता है, एज अ सेपरेटर काम करता है। तो हमें पता है कि जैसे नाम से क्लियर है, इट इज़ कोमा सेपरेटेड वैल्यू, सो ऑफ कोर्स कोमा इज द राइट आंसर। इसका आंसर सी है। सिंटेक्स फॉर ओपनिंग स्टूडेंट और CSV फाइल इन राइट मोड। मुझे इस फाइल को राइट मोड में ओपन करना है, तो उसका तरीका है माई फाइल को ओपन स्टूडेंट और CSV, W इज़ फॉर राइट और न्यू लाइन इज इक्वल टू, अब यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ। आपको पता होना चाहिए जब भी हम CSV फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट में एक न्यू लाइन इंसर्ट ऑटोमेटिक कर देता है। तो न्यू लाइन लगाने से हम उस चीज़ को प्रेस कर सकते हैं। तो उन्हें बोला कि इसका क्या पर्पज़ है, तो बेसिकली ये एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन को सप्रेस कर देगा, रोक देगा। तो इसका राइट आंसर डी है। व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV फाइल्स। CSV फाइल का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन मेथड ऑफ CSV मॉड्यूल। इनमें से क्या है जो CSV मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। देखिए रीडर, राइटर, राइट रो, ये तो उसके पार्ट हैं, लेकिन रीड जो है वो टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ होता है, ना कि CSV फाइल्स के लिए, तो इसलिए ये गलत है। तो ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ पाइथन फाइल। हमें पता है कि जब भी हम पाइथन की स्क्रिप्ट को या प्रोग्राम को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन .py होता है, तो सी जो है वो राइट आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग सिंबल इज यूज इन पाइथन फॉर सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हैश का, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओपन्स अ बाइनरी फाइल record.bin in write mode and writes data from list lst1 on binary file। अब पहली बात हुई है उसमें बोला बाइनरी फाइल, ऑफ कोर्स बी आएगा साथ में, हर एक बी लगा हुआ है। एंड फाइल का नाम record.bin है, देखिए सब में बेसिकली सेम लिख रखा है, और इस लिस्ट को फाइल में डालना है। तो लिस्ट का नाम lst1 है, तो विद ओपन ये पहले वाला सही है, क्योंकि जब भी हमने कोई लिस्ट या किसी और कंपोनेंट को फाइल में राइट करना होता है तो हमें उसका नाम पहले देना पड़ेगा। तो लिस्ट पहले आएगी, फाइल का ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, तो ये राइट आंसर है। अब यहाँ पे फाइल पहले है, लिस्ट बाद में, तो गलत हो गया। ये भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स। इसमें से डिक्शनरी के बारे में क्या गलत है। वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग कीज़। यस ऑफ कोर्स हम कीज़ को यूज़ करके वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कीज़ ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यूज़, ये हम नहीं कर सकते।
वैल्यू के बेस पे कीज़ को एक्सेस नहीं करा जा सकता। डिक्शनरीज आर नॉट ऑर्डर्ड, ये सही है। एंड म्यूटेबल है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट निकालना है। t इज इक्वल टू 100, ये ब्रैकेट्स में है, दिखने को तो टपल है पर ये टपल है नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन ही लगा हुआ। सिंगल एलिमेंट टपल जब आपको बनाना होता है तो हमें ब्रैकेट के अंदर जब वैल्यू के बाद कॉमा डालना मैंडेटरी है, तो इसको ये इंटीजर मानेगा ना कि टपल। तो 100 × 2 200 आंसर आना चाहिए। तो दिस इज द राइट आंसर। सपोज कंटेंट ऑफ माई फाइल डॉट txt इज, ये कुछ माई फाइल डॉट txt उसके अंदर ये कंटेंट है, उन्हें बोले इसमें से आउटपुट निकालना है। तो फाइल ओपन करी, रीड लाइंस। रीड लाइंस का काम है फाइल के कंटेंट को लाइन वाइज उठाना और एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देना। मतलब एक लिस्ट बनेगी डाटा नाम से, जिसका पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट लाइन, दूसरा एलिमेंट होगा सेकंड लाइन, थर्ड एलिमेंट होगा थर्ड लाइन एंड फोर्थ एलिमेंट होगा फोर्थ लाइन। तो लिस्ट में 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो जब लिस्ट की लेंथ निकालेंगे तो ऑफकोर्स 4 इज द आंसर। तो इसका आंसर बी 4 है। विच ऑफ आइडेंटिफाई आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स, मुझे इनमें से इन पाइथन स्टेटमेंट में से आउटपुट निकालना है। अब देखिए एक्चुअली नेस्टेड लिस्ट है। x, ये पूरा का पूरा x0 है, ये पूरा का पूरा x1 है। तो आउटपुट निकालना है x1 2, मतलब हमें इसकी बात कर रहा हो। x1 में से 2 मतलब ये वाला, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। सो 15 इज द राइट आंसर। अब इसमें से हमें आउटपुट निकालना है। x में डाला 2, 2 9 से छोटा होता है, 2 प्रिंट हुआ। एंड का मतलब है कि अगली लाइन का आउटपुट साथ में ही आ जाएगा। x हो गया 3, 3 9 से छोटा है, 3 आएगा, 4 5 6 7 8, 9 होने पे फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसलिए 8 तक जाएगा। तो आंसर आएगा 2 3 4 5 6 7 8, ये राइट आंसर है। देन इसके बाद क्वेश्चन 30 है, ये देखिए, इसमें भी हमें आउटपुट बताना है। सो बी इज़ 1 फॉर ए इन रेंज 1, 10, 2। इसका मतलब है कि ए के अंदर वैल्यूज आएंगी 1, 1 + 2 3, देन 5, देन 7, देन 9। अब ए में आ गया सपोज 1। अब ए 1 के लिए बी की वैल्यू में ऐड होगा ए की वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू थी 1, ए हो गया 1 प्लस 2, तो ये बन गया बी बन गया 4। ये देखिए, अब उसके बाद ए में आ गया है 3। अब बी में 4 आ चुका था, तो 4 में ऐड हुआ ए की वैल्यू 3 + 2, 4 + 3 + 2, ये बन गया 9। अब ए में आ गया 5, बी की वैल्यू 9 हो चुकी थी, तो 9 में ऐड हुआ 5 + 2, ये बन गया 16। सिमिलरली ए में आ गया 7, बी की वैल्यू हो चुकी थी 16, 16 में ऐड हुई ए की वैल्यू मतलब 7 + 2, ये बन गया 25। और अगेन ए में आ गया 9, बी की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 25, उसमें ऐड हुआ ए की वैल्यू 9 + 2, ये बन गया 36। तो 36 जो है वो हमारा राइट आंसर है इस केस में। नाउ 31 क्वेश्चन देखिए, और ये इसका आउटपुट प्रिंट करना है। एक लिस्ट ले रखी है हैविंग वैल्यूज 10, 15, 20, 25, 30। अब मुझे इंसर्ट करना है 4 को इंडेक्स नंबर 3 पे। इंडेक्स नंबर 3 है 0 1 2 3 25, मतलब 25 की जगह पे 4 आ जाएगा और ये लिस्ट बन जाएगी। मैं थोड़ा बताता हूँ आपको करके। देखिए, जब मैंने ये स्टेटमेंट चलाई तो लिस्ट बन जाएगी, उसमें वैल्यूज आएंगी 10, 15, 20, अब 25 की जगह पे आ चुका है 4, 25 और 20, तो सॉरी लास्ट वैल्यू 30 है, वो उसके आगे चली जाएगी। एंड अगेन इंसर्ट किया पोजीशन 2 पे, पोजीशन 2 है अभी 20 की। अब 20 की जगह पे आएगा 3, ये बनेगा 10, 15, 3, 20, 4, 25 एंड 30। ये मेरी लिस्ट है। और
प्रिंट लिस्ट -5 में क्या आएगा 1 2 3 4 5 3, सो 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद ये देखिए, राघव इज ट्राइंग टू राइट अ टपल TUP1 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 एक टपल की फॉर्म में ऑन अ बाइनरी फाइल टेस्ट.bin मेरी बाइनरी फाइल है जिसमें कि मुझे टपल को राइट करना है। तो देखिए नीचे कोड लिख रखा है, इंपोर्ट पिकल टपल ले रखा है, फाइल ओपन करी टेस्ट.bin बाइनरी मोड में और राइट मोड साथ में है। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखें कि ये आपका सही हो जाए। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, डंप माई फाइल TUP1, ये तो गलत है। आपको पता होना चाहिए जब भी हम डंप का यूज़ करेंगे पहले टपल आएगा फिर फाइल ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका सही आंसर है सेकंड वाला, पिकल डॉट डंप नाम टपल1 कोमा फाइल का ऑब्जेक्ट माई फाइल। तो दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे एक फाइल है employee.dat जिसमें कि डाटा ऑलरेडी सेव है मेरे पास और फंक्शन बना रखा है, ये देखिए। अब उसमें ये बोला गया है कि ये फंक्शन है, अगर मैं इसको कॉल करूं डिस्प्ले फंक्शन को विद 103 वैल्यू के साथ में, 103 जाएगा ENO में, तो क्या हो आउटपुट आना चाहिए 1,90,000। तो हमें यहाँ पे क्या लिखें कि वो आ जाए। तो देखिए कोड के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, फाइल ओपन करी, TOT सम में एक वेरिएबल है जिसमें 0 डाल रखा है, वाइल ट्रू जब तक फाइल का एंड नहीं होता ये लूप चलती रहेगी। पिकल टू लोड, इससे क्या हुआ फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया R में, इफ़ R0 इज इक्वल टू ENO, R0 मतलब बात कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर की। अब एम्प्लॉय नंबर जो मैंने दिया है वो है 103, तो 101 103 के बराबर नहीं होता है, तो इस केस में ये लाइन नहीं चली, तो TOT सम वाली लाइन भी नहीं चलेगी। उसके बाद फिर अगला कोड पिक हुआ 102 वाला, लोड हुआ, अगेन उसका एम्प्लॉय नंबर ही मैच नहीं करता है, तो अगेन ये लाइन नहीं चलेगी। एंड अगेन 103 मैच कर गया। अब इस केस में वैसे तो देखिए यहाँ पे जो टोटल सम की वैल्यू तो 0 रहनी चाहिए, लेकिन मैच करने पे उसमें क्या ऐड होना चाहिए R2 30,000। तो वैसे तो ये लाइन जो है ये गलत है, इसको यहाँ आना चाहिए था इफ़ के पैरेलल में, उसके अकॉर्डिंगली वो 90,000 बन सकता, अदरवाइज ये नहीं बन सकता। तो वैसे देखिए अगर ये यहाँ होता तो क्या होता, पहली बार में जब वैल्यू ऐड हुई तो 50,000 प्लस 40 90 होता, इस केस में आके उसको बाहर आना चाहिए था। तो वैलिड आंसर जो बनता है वो ब्रेक बनता है अकॉर्डिंग टू द कोड जो भी इसमें बताया गया है, तो ब्रेक शुड बी द राइट आंसर। अब इसका आउटपुट निकालना है कोड का। देखिए सम कॉल किया ऐड के साथ, ऐड फंक्शन कॉल हुआ, 20 चला गया है num1 में, 30 चला गया num2 में, num1 प्लस num2। अब num1 प्लस num2 की जो वैल्यू है वो होगी 50, सम में आ गया 50। अब जब मैं यहाँ सम प्रिंट करूँगा तो ये क्या दिखाएगा, देखिए वैसे तो जो रूल कहता है कि जब हम इसको कॉल करते हैं तो फंक्शन में कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करा गया है, तो सम में तो आना चाहिए 50 भी और नन भी। तो प्रिंट सम जब करेंगे तो इस सम को प्रिंट करेगा, तो इसकी वैल्यू में दो चीज़ें होनी चाहिए 50 भी और नन। तो बेसिकली वैसे तो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं वो गलत हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो 50 और नन दोनों आप मार्क कर सकते हैं। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना है। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट्स होल होगी, तो ये बन जाएगा 16 - 6 स्टार 5, 2 रेस्ट पर 3 वैल्यूएट करेंगे, ये बन गया 8 स्टार 4। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले सोल्व करेंगे 6 × 5 को, फिर 8 × 4 को। 6 × 5 तो हो गया 30 एंड 8 × 4 हो गया 32। तो जब इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 18। सो 18 इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे माई फंक करके फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं
और जो रिटर्न कर रहा है var1 प्लस var2। अब इस फंक्शन को 2 बार कॉल करा गया है प्रिंट के अंदर, एक बार ऐसे और एक बार बिना वैल्यू के। तो देखिए जब मैंने पहली बार कॉल किया तो 50 चला जाएगा var1 में, तो var1 प्लस इक्वल 10, मतलब var1 की वैल्यू बन जाएगी 60। एंड var2 इक्वल var2 माइनस 10, जो var2 की वैल्यू है वो थी 200, 200 माइनस 10 ये बन गया 190। var1 प्लस var2 करने पे बन गया ये 250। तो यहाँ पे जहाँ मैंने कॉल किया था वहाँ पे 250 होगा, और जब सेकंड टाइम कॉल किया तो var1 को 100 लेगा, var2 को 200 लेगा। अब इस केस में जब var1 में 10 ऐड होगा तो var1 हो जाएगा var1 बन गया 110 और var2 अगेन 190 है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 300। तो 300 रिटर्न होना चाहिए इस जगह पे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो लास्ट वाला है। पहली बार में 250 आया इसकी वजह से, और इसकी वजह से आंसर 300 आ रहा है। सो डी इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें इसके आउटपुट के ऑप्शन दे रखे हैं, हम देखते हैं इसमें आउटपुट क्या आएगा। देखिए ये तो वैल्यू 50 जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, एंड स्टार्ट यहाँ से होगा। बेसिकली वैल्यू की वैल्यू प्रिंट हुई, 50 प्रिंट होना चाहिए। देखिए हर एक में 50 है। एंड इज इक्वल टू हैश मीन्स कि नेक्स्ट लाइन जो आएगी, जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा, प्रिंट का आउटपुट आएगा वो हैश के बाद आएगा। तो मतलब हर एक के साथ हैश पहले यहाँ लग रखा है। मतलब देखिए लास्ट केस तो बाहर हो गया, तो पहले 3 केस जो हैं अभी तक वैलिड है। उसके बाद फंक्शन डिस्प्ले कॉल किया, 20 चला गया एन में। ग्लोबल वैल्यू लिखने से क्या हुआ कि ये वाला वेरिएबल वैल्यू ये वाला दोनों सेम आने जाएंगे। मतलब मैं जो भी चेंजेस वैल्यू में करूँगा इस वैल्यू पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। तो वैल्यू में डाला 25। इफ़ n% 25 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका एल्स पार्ट चलेगा। तो क्या बनेगा, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू माइनस n। वैल्यू था 25, n था 20, 25 माइनस 20 हो गया 5। तो अब यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। तो आपका जो B है दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी हमें आउटपुट निकालना है। इंपोर्ट रैंडम, ये एक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। फॉर y इन रेंज 4, सो y इन रेंज 4 का मतलब है कि y में पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडिंट 1,3। रैंडिंट का काम होता है, जैसे 1,3 का मतलब है कि ये जो लाइन है ये 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रैंडमली जनरेट कर सकती है, और x की जो वैल्यू मिनिमम होगी वो 1 होगी, मैक्सिमम 3 होगी। अगर मैं x को 1 मान लूँ तो लिस्ट 1 में आता है मुंबई, मतलब कि दिल्ली तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि जो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर कहीं दिल्ली है तो वो आउटपुट का पार्ट नहीं हो सकता। तो देखिए पहला केस इनवैलिड हो गया और थर्ड केस भी इनवैलिड हो गया। तो इन दोनों को तो बाहर कर देते हैं। उसके बाद अगर हम x को 2 मान लें तो चेन्नई आ सकता है। चेन्नई जो है वो सेकंड वाले केस में भी है और लास्ट वाले केस में भी है। और यदि हम y को 3 मान लें तो कोलकाता आ सकता है। तो कोलकाता जो है वो सेकंड केस में भी है और फोर्थ में नहीं है। तो देखिए बेसिकली हमें यही क्लियर हुआ है कि जो x की वैल्यू 1, 2, 3 है, मतलब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हैं, तो वो वैलिड है। तो बड़ा सिंपल है कि सेकंड वाले केस में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तीनों हैं तो वैलिड है। और जो डी वाला केस है मुंबई, मुंबई, चेन्नई, मुंबई, ये भी वैलिड है क्योंकि देखिए लूप 4 बार चल रही है। तो 4 बार x की वैल्यू जो जनरेट होगी
1 to 3 में से कुछ भी, और उन्हीं में से उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और हैश का मतलब बीच में हैश आएगा। सो बेसिकली हमारा जो राइट आंसर है वो है सेकंड एंड फोर्थ। अगेन आउटपुट निकालना है। फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, एक लिस्ट है मेरे पास, फंक्शन को कॉल करा गया, L जाएगा M में, मतलब ये जो हमारी लिस्ट है ये कॉपी हो गई M में, एंड 4 जाएगा N में, लूप चली, I में वैल्यूज आएंगी, रेंज एन का मतलब है 0 से लेके n तक, तो n जो था वो 4 था, 4 गया था n में, तो मतलब i की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 एंड 3। तो देखिए पहले i में आ गया 0, m में लिस्ट जा चुकी है, तो मतलब लिस्ट की वैल्यू सेम है, तो 25 है m0, 25 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो क्या हुआ उसने वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब जो वैल्यू है 25 की जगह पे वो 5 हो जाएगी। तो फर्स्ट वैल्यू जो है मैं यहाँ पे साइड पे एक बार लिख देता हूँ। सो पहली वैल्यू जो है क्योंकि वो 5 से डिविजिबल थी, तो 25 को 5 से डिवाइड करने पे आंसर 5 आ जाएगा पहली वैल्यू के लिए। उसके बाद 1 चला गया आई में, 1 है 8, 5 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं हुआ, तो 8 तो रहेगा एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज। उसके बाद 75 है अगली वैल्यू जो 2 पे है, m2 75 है, 75 को 5 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 15, और 15 को दोबारा 3 से डिवाइड करा तो आएगा 5, तो थर्ड वैल्यू जो है वो 5 आएगी। एंड उसके बाद में आई हो गया 3, m3 है 12 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो लाइन नहीं चलेगी। 12 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो ये वाली पार्ट चलेगा। तो 12 को 3 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन आएगा 4, तो ये बन जाएगा 4। जैसा हमें पता है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है और ये ऑटोमेटिकली कॉल बाय रेफरेंस होती है, तो L गया था M में, तो M में मैंने जो भी चेंजेस हुई जो भी करी वो वापस L में आएंगी, तो जब मैं डिस्प्ले करूँगा तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पहले आई में आएगा 5, फिर #8 #5 #4, तो जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला है। दिस इज द राइट आंसर। ये देखिए एक टेक्स्ट फाइल दे रखी है, उसमें सपोज ये कंटेंट है, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड एंड फोर्थ है, इसका आउटपुट निकालना है। माई फाइल इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt, ये कमांड इस फाइल को ओपन करेगी रीड मोड में। अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली रीड मोड में ओपन हो जाती है। माई फाइल डॉट रीड का काम है फाइल में जो कुछ भी लिखा है उसको रीड करना और सेव करना किसी वेरिएबल में। तो माई फाइल डॉट रीड डॉट स्प्लिट का काम है कि जो भी रीड हुआ ये उसको कन्वर्ट कर देगा एक लिस्ट में, और बेसिकली होगा क्या, हर वर्ड जो है वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26 जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। स्प्लिट का काम है स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो ये इस पूरे के पूरे को वो स्ट्रिंग मानेगा, सिंगल स्ट्रिंग मानेगा, स्टोर कर देगा रिकॉर्ड में, और प्लस स्प्लिट करने के बाद मतलब उसको लिस्ट में कंप्लीट कन्वर्ट करने के बाद, जिसमें कि हर वर्ड जो होगा वो लिस्ट का एलिमेंट होगा। तो जब इस तरह की लिस्ट की आप लेंथ निकालेंगे तो वो बता देगा उसमें कितने वर्ड्स हैं, तो टोटल वर्ड्स 26 हैं। ये भी आउटपुट का कोड है बेसिकली। वन सेकेंड, हाँ जी। तो देखिए इसमें नेम इज इक्वल टू पाइथन 3.1,
आर एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, एम्प्टी स्ट्रिंग है। फॉर एक्स इन रेंज लेंथ नेम, सो जो लूप चलेगी वो चलेगी 0 से। अब नेम में नेम की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैरेक्टर्स। तो 0,9 मीन्स वो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। सो एक्स में सबसे पहले आ गया 0। इफ़ नेम 0 डॉट इज अपर, नेम 0 मतलब देखिए ये हमें इंडेक्सिंग का पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है उसका हर एक करैक्टर का एक इंडेक्स होगा। पी इंडेक्स 0 पे है, अगला 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। सो एक्स 0 का मतलब है नेम 0 मीन्स पी की बात हो रही है। क्या वो कैपिटल है? यस कैपिटल है। तो क्या करना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू आर प्लस नेम एक्स डॉट लोअर। वो क्या करेगा कि जो नेम में जो भी था नेम 0 पे उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसने करा आर इज इक्वल टू आर प्लस, आर तो जो था वो तो ब्लैंक था, कुछ नहीं था। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग जो ब्लैंक थी उसमें कॉन्कैट करा किसको, नेम एक्स डॉट लोअर, पी को स्मॉल में कन्वर्ट करके। तो ये बन गया इस तरह से। उसके बाद x में आ गया है 1, x में आ गया 1। तो क्या अभी नेम 1 लोअर है, अपर है? अपर नहीं है, यहाँ आ गया। एलिफ पे आया, इज लोअर, लोअर है ऑफ कोर्स है। तो क्या करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आर की वैल्यू जो थी वो थी मेरी पी। सो ये बन जाएगा, आर की न्यू वैल्यू बनेगी पी जो स्ट्रिंग था, प्लस नेक्स्ट सेक्टर को अपर में कन्वर्ट करके, मतलब वाई जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। तो ये बन गया पी वाई। उसके बाद 2 आ गया एक्स में, नेम 2 टी है, अपर नहीं है, लोअर है तो कैपिटल में कन्वर्ट होगा, तो ये बनेगा कैपिटल टी। अगला वाला फिर स्मॉल में है, कैपिटल हो जाएगा, ओ स्मॉल में कैपिटल हो जाएगा। अगेन एन पे आ गया, जो एन है वो कैपिटल है तो ऑफ कोर्स स्मॉल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये बनेगा, आर की वैल्यू बन जाएगी, तो आर में ऑलरेडी ये था पी वाई टी एच ओ, और इसके जो एन है वो स्मॉल में आएगा, तो इस तरह से होगा ये। एंड उसके बाद जो एक्स की वैल्यू है वो होगी 6 पे क्या है, 3 है, अपर है नहीं है, लोअर है नहीं है, डिजिट है ऑफ कोर्स है। तो आर इज इक्वल टू आर प्लस, अब आर की जो वैल्यू थी वो हो चुकी थी पी वाई टी एच ओ स्मॉल एन, और उसके साथ ज्वाइन होगा नेम एक्स माइनस 1। अब एक्स जो था दैट वॉज 6, तो नेम एक्स माइनस 1, नेम 5। अब नेम 5 पे क्या है, एन, तो यहाँ पे एक कैपिटल आएगा, मतलब 3 की जगह पे ये कैपिटल एन देगा। एंड अगेन ऊपर गया, अब एक्स 7 हो गया है, क्या नेम 7 अपर है नहीं है, लोअर है नहीं है, डिजिट है नहीं है, तो इस जगह पे उसी जगह पे हैश आ जाएगा। इट विल बी हैश हियर। एंड उसके बाद एक्स में आ गया 8, लास्ट डिजिट, लास्ट वैल्यू। सो नेम 8 क्या है, 1, अपर है नहीं है, लोअर है नहीं है, डिजिट है। तो अगेन पहले की तरह आर इक्वल टू आर प्लस नेम एक्स माइनस 1। अब एक्स 8 था, एक्स 7 क्या है, पॉइंट। तो ये मेरी पिछली वैल्यू थी, इसको लास्ट में डॉट लगा देंगे। वेट अ मिनट, नेम एक्स माइनस 1,
देखिए इसके अकॉर्डिंग तो डॉट आना चाहिए, तो जो सही आंसर है वो वैसा होना चाहिए, पाइथन स्मॉल एन कैपिटल एन हैश एंड डॉट। देखिए एट द रेट तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं है स्ट्रिंग वैल्यू में, तो ऐड तो आ नहीं सकता, तो ये डॉट होना चाहिए। तो अगर देखा जाए, अगर मैं ऐड की जगह डॉट मान लूँ, तो जो मेरा राइट केस बनता है वो होना चाहिए पाइथन के बाद कैपिटल एन, ये वाला दूसरा वाला। अगर हैश की जगह डॉट, एट द रेट की जगह डॉट लग जाए तो राइट आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी द राइट आंसर। उसका देखिए एक फाइल है जिसके अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिख रखा है, फाइल का नाम है माई फाइल डॉट txt। तो देखिए कोड लिखा हुआ है, फाइल ओपन करी, माई फाइल डॉट रीड, रीड से क्या होगा, वो जो भी फाइल का कंटेंट है उसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एक्स में डाल देगा। अब जब इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो हमें बता देगा कि उसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ आप देखिए मेरे पास, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस काउंट होगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, डॉट को भी काउंट करेगा। सो 27 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी देखिए मेरे पास एक फाइल है, अगेन उसमें लिख रखा है कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड ऑफ द स्पिरिट, इसका आउटपुट निकालना है। तो फाइल ओपन करी, माई फाइल डॉट txt। तो माई फाइल डॉट रीड क्या करेगा, इस पूरी जो भी उसके अंदर लिख रखा है उसको सेव कर देगा एक्स के अंदर एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, एक्स डॉट काउंट दी। अब इसमें जो काउंट करेगा दी कितनी बार आ रहा है, तो देखिए दी आ रहा है एक, पहले यहाँ पे, उसके बाद सेकंड आ रहा, थर्ड आ रहा। तो इसका जो काउंट है वो 3 होगा, 3 चलेगा वाई में, वाई को प्रिंट कर दिया। सो बी इज़ द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका भी आउटपुट निकालना है। तो देखिए इसमें x3 लिया, ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि पहले डिफाइंड है। अब यहाँ से आउटपुट स्टार्ट होगा, प्रिंट x प्रिंट किया, x की वैल्यू आएगी 3, तो पहला आउटपुट 3 आना चाहिए। उसके बाद फंक्शन कॉल करा गया है इसको इधर, ग्लोबल x का मतलब है इन दोनों को सेम आनेगा। सो x प्लस इक्वल टू x3 था, 2 ऐड होकर 5 हो गया, यहाँ 5 प्रिंट होगा। और उसके बाद में वापस गए तो x यहाँ पे 5 आना चाहिए। ग्लोबल करने की वजह से x में जो भी चेंजेस हुई हैं वो यहाँ पे x में आ चुकी होंगी, मतलब आउटपुट आना चाहिए 355। सो डी इज द राइट आंसर। Sorry, I don't understand. अब देखिए उसके बाद अगेन आउटपुट का क्वेश्चन है। ये माई फाइल डॉट txt में लिख रखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका आउटपुट निकालना है। तो देखिए इसमें माई अगेन फाइल ओपन करी गई, लिस्ट AIOU कैपिटल A कैपिटल E कैपिटल I कैपिटल O कैपिटल U, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करा। अब ये जब लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट क्रिएट होगी वी लिस्ट नाम, जिसमें वैल्यूज आएंगी कुछ इस तरह से A E I O U, सिमिलरली कैपिटल A कैपिटल E कैपिटल I कैपिटल O एंड कैपिटल U। सो इस स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट करा गया है और वी लिस्ट में स्टोर कर दिया। तो वी लिस्ट की ये रही वैल्यू, वी लिस्ट इस तरह से वैल्यू है जिसमें वॉवल्स सेव्ड हैं। वी सी इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लिया। माई फाइल डॉट रीड, माई फाइल डॉट रीड क्या करेगा, ये जो कंटेंट है इसको एज अ स्ट्रिंग सेव कर देगा एक्स के अंदर फॉर वाई इन एक्स। इससे क्या होगा, पहला कैरेक्टर कौन सा है, ई आ गया वाई में। इफ वाई इन वी लिस्ट, ऑफकोर्स जो ई है वो इसका पार्ट है। तो वी सी प्लस इक्वल टू 1, वी सी की वैल्यू इनिशियली 0 है तो वो हो जाएगी 1। इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ सो दैट थिंग्स आर मोर विजिबल एंड क्लियर। उसके बाद y में आ गया k, k x लिस्ट का पार्ट है,
जो भी रीड करा उसका पार्ट नहीं है, तो ये ऐड नहीं हुआ। और उसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पेस, वो भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। उसके बी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। एच नहीं है। देन ए, स्मॉल ए जो है वो इसका पार्ट है, तो क्या होगा 1 ऐड हो गया वीसी में, वीसी 1 था, एक ऐड होने पे 2 हो गया। उसके बाद आर आया, आर पार्ट नहीं है, कुछ नहीं हुआ। देन अगेन ए आ गया, ए ऐड हुआ तो 1 और ऐड होने पे 3 हो जाएगा। टी कुछ नहीं है, स्पेस के लिए कुछ नहीं, एस के लिए कुछ नहीं, आर के लिए नहीं, एस के लिए नहीं, ई द्वारा है, ई इसका पार्ट है, तो ई के लिए 1 और ऐड हुआ तो ये बन गया 4। देन अगले एस के लिए कुछ नहीं है, एच के लिए कुछ नहीं है, टी कुछ नहीं, एच नहीं, अगेन ए के लिए एक और ऐड हुआ तो 5 हो गया। देन स्पेस के लिए कुछ नहीं है, बी के लिए कुछ नहीं, एच के कुछ नहीं, देन ए आया दोबारा 1 और ऐड हुआ तो वी सी बन गया 6। आर के लिए कुछ नहीं है, देन ए के लिए फिर ऐड हुआ तो बन गया 7। तो इस तरह से जो आपके करैक्टर्स हैं बारी बारी चेक करे जा रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। अगर ये करैक्टर्स लिस्ट का पार्ट हैं तो वीसी में ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो बेसिकली इस स्ट्रिंग में मेरे पास 7 वॉवल्स हैं, ई 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो वीसी जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट 7 आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। अगेन ये देखिए आउटपुट का क्वेश्चन है, इसमें भी ये एक माई फाइल डॉट टीएक्सटी मेरी एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर ये कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। फाइल को ओपन करा गया। लाइन काउंट इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल या लाइन काउंट जिसमें 0 डाला गया है। डाटा इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन्स। ये रीड लाइन्स का काम है कि फाइल में से डाटा को उठाना लाइन वाइज और एक लिस्ट में कन्वर्ट करना। तो मतलब बेसिकली ये क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा इस कंटेंट की, जिसका कि जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दूसरा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तीसरा अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, चौथा लाइक ए डायमंड इन द स्काई एंड पांचवा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब देखिए, अब एक बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि डेटा में एक लिस्ट बन गई जिसमें ये सारी लाइन सेव है और हर लाइन लिस्ट का एलिमेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन लिस्ट का पहला एलिमेंट है, सेकंड लाइन दूसरा, थर्ड लाइन तीसरा, फोर्थ लाइन चौथा एंड फिफ्थ लाइन पांचवा। फॉर लाइन इन डाटा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन आएगी लाइन के अंदर। इफ लाइन 0 इज इक्वल टू टी, लाइन 0 का मतलब है फर्स्ट लाइन का पहला कैरेक्टर तो टी है, तो लाइन काउंट में 1 ऐड हो गया। लाइन काउंट 0 था तो ये एक ऐड होने पे 1 हो गया। उसके बाद सेकेंड लाइन आ गई हाउ आई वंडर वाली लाइन के अंदर। इफ लाइन 0 फर्स्ट कैरेक्टर टी नहीं है तो कुछ नहीं हुआ। देन अगेन नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर यू है तो कुछ नहीं हुआ, एल है कुछ नहीं हुआ। अगेन लास्ट लाइन का टी है तो 1 और ऐड होते बन गया 2। जब लाइन काउंट को प्रिंट करेंगे तो आंसर आउटपुट 2 आएगा, तो जो आंसर है वो बेसिकली ये है 2, तो 2 इज द राइट आंसर। ये देखिए फर्स्ट वाला। ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें कि स्कूल रूट है, उसके आगे एकेडमिक्स, एग्जामिनेशन, स्पोर्ट्स फोल्डर हैं, सब फोल्डर हैं। अब उनके आगे फाइल्स हैं, सिलेबस डॉट जेपीजी, रिजल्ट डॉट पीएनजी, अचीवमेंट डॉट जेपीजी। अब इसने क्वेश्चन बता भी रखा है कि सपोज रूट डायरेक्टरी जो स्कूल है और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी सेम है, मतलब बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं वो स्कूल में कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ सिलेबस डॉट जेपीजी। सिलेबस डॉट जेपीजी का एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा? देखिए स्कूल के अंडर एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स के अंडर सिलेबस डॉट जेपीजी है, तो बेसिकली जो पाथ बनेगा वो ये होगा स्कूल स्लैश एकेडमिक्स स्लैश सिलेबस डॉट जेपीजी। सो जो बी है दैट इज द राइट आंसर। तो बी राइट आंसर होना चाहिए। अगेन देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल है जिसमें अंदर ये कंटेंट है। फाइल ओपन करी गई। रीड लाइंस का काम है फाइल के कंटेंट्स को लिस्ट में कन्वर्ट करना जिसमें हर लाइन लिस्ट का एलिमेंट होगा। तो डाटा आरईसी नाम से एक लिस्ट बनेगी जिसका फर्स्ट एलिमेंट होगा अर्जुन कुमार, सेकंड एलिमेंट होगा इस्माइल खान, थर्ड होगा जोसेफ बी एंड फोर्थ होगा हनिका किरण। सो 4 एलिमेंट्स हैं
तो किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर है वो लिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया डाटा टाइप का होगा, डाटा आरईसी का, तो दैट शुड बी लिस्ट। सो हमारा जो राइट आंसर है वो है लिस्ट। अगेन आउटपुट निकालने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये नेस्टेड टप्पल की बात करिए, यहाँ पे ये हो गया टप्पल 0, टप्पल 1, ये पूरा टप्पल 2 है, ये टप्पल 3 है। टप्पल 2 में से अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को रेफर करना है, उसको हम बोलते हैं टप्पल 2 0, दिस इज टप्पल 2 1। तो टप्पल 2 1 हो गया 2 एक्चुअली, तो मैंने टप्पल 2 1 को मॉडिफाई करा है 3.14, मतलब ये 2 की जगह पे 3.14 आना चाहिए। तो अगेन प्रिंट करने पे जो हमारा राइट आंसर है वो होना चाहिए 1 2 1 3.4, 3.14 एंड 3। सो बी इज द राइट आंसर। देन सेक्शन सी है, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, हमें 5 करने हैं, पर मैं आपको सारे के सारे ही एक्सप्लेन करूंगा। Rohit, a student of class 12, is learning CSV file module in Python. During examination, he has been assigned an incomplete Python code to create CSV file. Student और CSV फाइल को क्रिएट करना इसने बताया है यहाँ पे। हेल्प इन कंप्लीटिंग द कोड विच क्रिएट्स द डिजायर्ड CSV फाइल। तो कोड में हम चेंजेस करेंगे, जो खाली जगह छोड़ रखी है। अब देखिए, जब भी CSV फाइल है तो ऑब्वियस है इंपोर्ट के साथ CSV आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए इंपोर्ट CSV। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस बना रखे हैं। आइडेंटिफाई द सूटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 में इंपोर्ट के साथ CSV आना चाहिए। सो C इज द राइट आंसर। कैपिटल में CSV नहीं आ सकता है तो स्मॉल में लेना पड़ेगा, तो दिस इज राइट आंसर। उसके अलावा अब फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो फाइल का जो नेम है दैट इज स्टूडेंट और CSV दे रखा है, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट और CSV। और मोड राइट के लिए है तो W लगाना पड़ेगा। तो इसका जो देखिए सेकंड क्वेश्चन उसने बोल रखा है, सेकंड में जो उसका पार्ट है कि मार्क स्टेटमेंट 2 में क्या आना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया B इज द राइट आंसर, स्टूडेंट और CSV कॉमा W। उसके बाद देखिए थर्ड लाइन जो है, टू राइट इक्वल एस CSV डॉट राइट। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको CSV फाइल में डाटा राइट करना है तो आपको उसके राइटर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा CSV डॉट राइटर। तो बेसिकली जो अगला क्वेश्चन वही है और दिस इज द राइट आंसर। उन्होंने बोला फंक्शन नेम जो है आर्गूमेंट के साथ जो हम लाइन 3 में यूज़ करना है, तो कैसे करना है वो इस तरह से होगा। लाइन 3 राइटर, देन ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट FH इस जगह पे। उसके बाद डाटा एक लिस्ट ले रखा है, देन हेडर भी लिस्ट है, और लिस्ट में मैंने इसको अपेंड कर दिया रोल नंबर नेम क्लास सेक्शन को। फॉर आई एंड री लूप चली, रोल नंबर रीड हुआ, नेम रीड हुआ, क्लास रीड हुआ, सेक्शन रीड हुआ। देखिए REC में इसने ब्रैकेट बना रखी है, मतलब हमें लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट में पहली वैल्यू जाएगी, रोल नंबर वेरिएबल जाएगा, कॉमा नेम, कॉमा क्लास, कॉमा सेक्शन, ऐसा होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 4 में जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, हम सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा क्लास, कॉमा सेक्शन। सो जो D वाला पार्ट है वो राइट ऑप्शन है मार्क स्टेटमेंट 4 के लिए। एंड उसके बाद जो लाइन 5 है डेटा डॉट अपेंड। अब डेटा मेरी लिस्ट है, उसमें मैंने पहले हेडर अपेंड किया, अब मुझे इस REC को भी अपेंड करना, उसी में डालना है, तो यहाँ पे REC आना चाहिए ब्रैकेट में। तो स्टेटमेंट 5 में बेसिकली हमें REC लिखना है। देखिए उसने पूछ रखा है कि स्टेटमेंट 5 में क्या आना चाहिए, तो इट शुड बी REC। तो C इज़ द राइट आंसर हेयर। एंड उसमें लास्ट जो है स्टेटमेंट 6 का देखते हैं क्या करना है। स्टेटमेंट 6 टू राइटर डॉट। अब देखिए अगर तो ये 4 के अंदर होता, मतलब अगर इसके आगे इंटेंट होता हमें हमने यूज़ करना था राइट रो, क्योंकि ये बाहर है और लिस्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा राइट रोज़। राइट रो और राइट रोज़ में क्या डिफरेंस होता है, राइट रो एक टाइम पे सिंगल लिस्ट को राइट करता है फाइल के अंदर, और जो राइट रोज़ है वो नेस्टेड लिस्ट को फाइल में डाल सकता है। सो यहाँ पे राइट रोज़ आना चाहिए, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है C पार्ट। सो इस तरह से मैंने आपके साथ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस CBSE सैम्पल पेपर, जो कि मैंने CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड किया है,
उसको मैंने एक्सप्लेन करा है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।